यह टुडे का रिपोर्ट है। 84% भारतीय स्मार्टफोन यूजर्स जागने के तुरंत बाद यानी 15 मिनट के अंदर ही अपने फोन को चेक करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है मोबाइल एडिक्शन यानी मोबाइल की लत। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मोबाइल हो या स्मार्टफोन हो, हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर यहाँ प्रॉब्लम तब क्रिएट होने लगती है दोस्तों, जब हम लोगों से बातचीत से ज्यादा समय हम सोशल मीडिया या गेम खेलने बिताते हैं, या हम खुद को बार बार टेक्स्ट, ईमेल या ऐप्स चेक करने में बिताते हैं। भले ही इसका हमारी रियल लाइफ में बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो। भारत में 2025 के आंकड़ों के अनुसार 32% स्मार्टफोन यूजर्स में मोबाइल एडिक्शन के लक्षण देखे गए हैं। और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए दोस्तों, तो 1.58 अरब लोग किसी न किसी स्टेज पर मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं। और ये पिछले वर्ष के कंपेयर करें तो 7.4% की इंक्रीजिंग हुई है। इसके पीछे कौन से मेनली रीजन होते हैं दोस्तों? इसके पीछे मेनली 4 रीजन वर्क करते हैं। पहला रीजन होता है सोशल मीडिया के ऐप्स हो गए, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गए। दूसरा वर्क करता है इसके पीछे डोपामाइन का इम्पैक्ट। नंबर तीसरा वर्क करता है इसके पीछे गेमिंग डिसऑर्डर, जैसे फ्री फायर हो गया, बीजीएमआई हो गया। नंबर चौथा वर्क करता है फोमो। फोमो को हम इस वीडियो में आगे देखेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर हम मोबाइल फोन चला लिए या हम यूट्यूब को देख लिए या हम रील को स्क्रॉल कर लिए, तो हम इनके वीडियोज में इतना ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी 2 फैक्टर वर्क करते हैं, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट निभाता है हमारा डोपामाइन। डोपामाइन क्या है दोस्तों? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के हैप्पीनेस एंड रिवार्ड प्रणाली से जुड़ा होता है। पर हम इसको इतना जानते हैं कि ये हैप्पीनेस हार्मोन्स है और हमें खुशी महसूस करता है, पर ये इतना ही वर्क नहीं करता। यह हमारे रियल लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम क्या खाते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे चलते हैं, या हम नशे की आदी होंगे या नहीं। पर ये हमारे दिमाग में जनरेट कैसे होती है दोस्तों? हमारे दिमाग में 2 मेन पार्ट होते हैं जहाँ ये जनरेट होती है, और ये दोनों ही मिड ब्रेन में स्थित होती हैं। डोपामाइन न्यूरॉन्सों की संख्या में बहुत ही कम होती हैं दोस्तों। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्सों की संख्या से 0.006% होती हैं, और ये सभी स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। इसका पहला पार्ट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BTA बोलते हैं। और यहीं से ही डोपामाइन न्यूरॉन्सों की स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और यहीं से ही रिवार्ड पाथवे की भी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। नंबर दूसरा होता है सबस्टेनिया निग्रा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसियन बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। एक डिजीज सुनी होगी दोस्तों, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? पार्किंसन डिजीज में जब सबस्टेनिया निग्रा के जो न्यूरॉन्स हैं जब वो डैमेज होने लगते हैं, तो हमें पार्किंसन डिजीज हो जाती है, जिससे हमें मूवमेंट करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही डोपामाइन के न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करके अलग अलग पाथवे से होकर अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है। पहला पाथवे होता है मेसोलिम्बिक पाथवे, और ये हमारे ब्रेन के न्यूक्लियस एकम्बस तक जाता है। बेसिकली ये रिवार्ड हो गया, प्लेजर हो गया, एडिक्शन को कंट्रोल करता है। नंबर दूसरा होता है मीसोकॉर्टिकल पाथवे, और ये हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है। बेसिकली ये अटेंशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। नंबर तीसरा होता है निग्रोस्टेटल पाथवे, जो सबस्टेनिया निग्रा से होते हुए स्टेटन तक जाता है, और यही होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। नंबर चौथा होता है ट्यूबर इन्फंडिबुलर पाथवे, और ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से निकलकर पिट्यूटरी तक जाता है, और ये होता है हमारी पूरी बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेशन करने के लिए और प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने के लिए। क्या आपने एक बार नोटिस करी है दोस्तों, जब हम सोशल मीडिया के ऐप्स को यूज़ करते हैं या हम इंस्टाग्राम पे रील को स्क्रॉल करते हैं, तो उनमें ज़्यादा एंगेज क्यों हो जाते हैं? और हमारे ही पसंद का वीडियो, अगर हम कोई जैसे हम प्ले वाला वीडियो देख रहे हैं यानी स्पोर्ट वाला वीडियो देख रहे हैं, तो उसके नीचे स्पोर्ट टाइप की ही वीडियो शो होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल तंत्र द्वारा संचालित होता है, जिसे कहते हैं डोपामाइन लूप। और इस मॉडर्न ज़माने में डोपामाइन लूप का बहुत ही एडवांस तरीके से उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे पसंदीदा ऐप्स के डिज़ाइन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी तक का इस डोपामाइन लूप के प्रिंसिपल का बेहतरीन तरीके से उपयोग करती हैं। यहाँ तक कि जो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम की डिज़ाइन है, वो भी डोपामाइन लूप के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहला है, यानी आपके मोबाइल फ़ोन पर एक यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया, तो आपके दिमाग में ट्रिगर हुआ, फिर आप फिर एक्शन लेते हैं कि चलो मैं इसको प्ले करता हूँ। आप
प्ले करने के बाद जो आप देखते हैं उस वीडियो को तो आपको खुशी मिलती है, यानी आपको डोपामाइन रिलीज हुआ और आपको खुशी मिलती है। और यूट्यूब फिर दूसरा वीडियो नीचे सजेस्ट करता है, आप सोचते हैं चलो इसको भी देख लेते हैं। और जब ये बार बार रिपीट होने लगी तो इसको कहते हैं डोपामाइन लूप, यानी एक ऐसी घूमती हुई साइकिल जिसमें हमें छोटा रिवार्ड मिलता रहता है और हम इस वीडियो को देखते रहते हैं। ये रहा न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। अब हम समझते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर में कौन सा इम्पैक्ट काम करता है। इसमें सबसे पहला इम्पैक्ट काम करता है जिगार्निक इम्पैक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है दोस्तों, जो हमें अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है। जब हम अपना कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसे ओपन लूप की तरह ट्रीट करने लगता है और हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट करने लगता है जब तक कि हम उस काम को पूरा ना कर दें। जब हम उस काम को पूरा कर देते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसे वर्किंग मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, जब आप मूवी को बीच में ही बंद कर देते हैं तो जो मूवी के सीन होंगे आपकी ब्रेन में बार बार रिमाइंड होता रहेगा जब तक कि आप उस मूवी को पूरा देख ना लें। और दूसरा फैक्टर इसमें वर्क करता है डूम स्क्रोलिंग, यानी जब आपको निगेटिव चीज़ों में मज़ा आने लगे, यानी निगेटिव न्यूज़ हो गया, निगेटिव वीडियोज़ हो गए, जब इन सब में आपको मज़ा आने लगे और आप पे ब्रेन में कंट्रोल ना रहे तो इसे कहते हैं डूम स्क्रोलिंग। नंबर तीसरा इम्पैक्ट वर्क करता है दोस्तों इसके पीछे फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जिसमें इंसान को डर लगने लगता है कि मैं कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ें मिस कर दूंगा या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दूंगा या इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मिस कर दूंगा, जिस चक्कर में हम अपने फ़ोन को बार बार चेक करते रहते हैं, बार बार चेक करने की आदत में लग जाते हैं। जैसे किसी का नोटिफिकेशन आया कि नहीं, तुरंत फ़ोन उठाएंगे, तुरंत चेक करने लगे। किसी का मैसेज आया, तुरंत फ़ोन उठाएंगे, तुरंत चेक करने लगे, जो कि ये चीज़ें आए ही नहीं होती हैं, हमें इसमें डर लगने लगता है। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है दोस्तों, भारत में जो नॉर्मली जो पर्सन होते हैं दिन में 80 बार फ़ोन को चेक करते हैं, जो एडिक्टेड पर्सन है वो दिन में 150 बार फ़ोन चेक करते हैं। और ये अदर कंट्रीज में जैसे यूएसए में बहुत ज़्यादा है, यानी वो दिन में 352 बार फ़ोन को चेक करते रहते हैं। इन सब फैक्टरों के बावजूद, जैसे न्यूरोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, भी एक फैक्टर वर्क करता है जिसे कहते हैं ब्लू लाइट। ब्लू लाइट क्या है दोस्तों? ब्लू लाइट मोबाइल से निकलने वाली जो लाइट होती हैं उसी को ही ब्लू लाइट कहते हैं। और ये हाई विजिबल एनर्जी लाइट होती है जिसे ह्यूमन आई देख सकती हैं, चाहे इनविजिबल लाइट हो या विजिबल लाइट हो। इनके वेवलेंथ को हम नैनोमीटर में मापते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में NAM बोलते हैं। और ये इन लाइटों की जो वेवलेंथ होती है जितनी छोटी होंगी उतनी ही इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। सामान्यतः मोबाइल से निकलने वाली जो लाइटों की वेवलेंथ होती हैं वो 400 से लेकर 490 नैनोमीटर होती हैं, जो कि बहुत ही कम है। जो कम है इसलिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। दोस्तों इन ब्लू लाइट को हमारी आंखें फिल्टर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं जिसे मैक्यूला बोलते हैं, इनमें 2 पिगमेंट होते हैं, ल्यूटिन तथा जिएक्सानेथिन नामक 2 पिगमेंट होते हैं जो स्पेशली ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, पर 100% ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ये भी, जिससे ब्लू लाइट हमारे आंखों से होकर रेटिना तक बहुत ही अधिक मात्रा में पहुंचते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आंखों पर। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है छोटे बच्चों में, क्योंकि जो बच्चों की आंखें होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अक्सर बच्चे मोबाइल फ़ोन या और कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट को अपने ज़्यादा पास रखते हैं, जिससे इनसे जो ब्लू लाइट निकलती है वो 2-4 गुना बढ़ जाती हैं, जिससे उनमें सबसे ज़्यादा नींद में दिक्कत होती है। क्योंकि नींद में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, और जो ब्लू लाइट होता है उस मेलाटोनिन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे हमें नींद नहीं आती और रात भर हम फ़ोन को चलाते रहते हैं। हमें स्केडियन लाइट पर प्रभाव पड़ता है, सतर्कता में हमें दिक्कत होती है, आई के नीचे डार्कनेस की दिक्कतें आती हैं। दोस्तों जब हम साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टरों में जब हम फंस जाते हैं तो हम एक फोबिया का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो फोबिया बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया, हमें पानी से डर लगने लगता है। एक्रोफोबिया, हमें हाइट से डर लगने लगता है। नेक्टोफोबिया, हमें अंधेरे से डर लगने लगता है। एक होता है सोमिनोफोबिया, जिसे हमें सोने से डर लगने लगता है, जब हम सोने चलते तो हमें नींद नहीं आती है। दोस्तों जब हमें मोबाइल फोन से डर लगने लगे तो हम इसे कहते हैं नोमोफोबिया, यानी मोबाइल में जब कोई नेटवर्क इशू आएगी या बैटरी खत्म होगी तो हमें डर फील होने लगेगा, इसे ही कहते हैं नोमोफोबिया। दोस्तों बच्चों में मोबाइल की लत बहुत ही परेशान करने वाली है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है और जिसमें सबमिट किया गया है सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा, और उन्होंने 1134 बच्चों के लिया है और उनकी माताओं को भी शामिल किया है, जिससे
उन बच्चों में मोबाइल लत का पैटर्न पता चल सके। जो रिजल्ट था दोस्तों बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि जो 54% माताएँ थे वो अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने के लिए देती थी, जिनमें 30% कामकाजी महिलाएं थीं और 70% गैर कामकाजी महिलाएं थीं। जो में जो एडिक्शन के लेकर रिजल्ट निकला वो भी बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि जो 93% बच्चे थे वो प्रिफर करते थे मोबाइल गेम खेलना। जो 78% बच्चे थे वो बगैर मोबाइल देखे खाना नहीं खाते थे। जो 77% बच्चे थे जो स्कूल से आते थे उनको तुरंत हमें मोबाइल फोन चाहिए। और जो 83% बच्चे थे उनमें आई रिलेटेड इशू थे। नंबर जो 66% बच्चे थे दोस्तों उनमें सोशल इशू था, जैसे वो अकेले रहने की आदत में थे। सब लोग ये समझते हैं दोस्तों कि जो शहर के बच्चे हों ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन के लक्षण दिखते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, जिसमें सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा के साइकोलॉजिकल विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने 40 गाँव में से 2700 बच्चों को लिया और जिनकी उम्र 2 से 10 साल तक थी। जो रिजल्ट निकला दोस्तों बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि जो 76% बच्चे थे वो प्रेफर करते थे मोबाइल गेम खेलना। जो 63% बच्चे थे उनको किसी भी कीमत पर मोबाइल फ़ोन चाहिए, और जो 81% बच्चे थे वो बगैर मोबाइल फ़ोन देखे खाना नहीं खाते थे। और जो 66% बच्चे थे उनको एक टास्क दिया गया कि तुम मोबाइल फ़ोन और अपनी मॉम में अगर तुमको चूज़ करना है तुम किसको चूज़ करोगे, तो उन्होंने अपने फ़ोन को चूज़ किया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है कि अपनी माँ को छोड़कर। इस तरह वो अपने फ़ोन में एडिक्टेड हो चुके थे। जो 85% बच्चे थे वो प्रेफर करते थे एज ए कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन गेम खेलना एज फिजिकल गेम के। दोस्तों इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टडी पे। एक रिसर्च के हिसाब से द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 2015 में ये पाया गया कि जब हम एक बार अपना अटेंशन ब्रेक कर देते हैं तो उसको वापस लाने के लिए 23 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन को पहले डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है, फिर वर्किंग मेमोरी में उसे शिफ्ट करना पड़ता है, और ये जो टाइम होता है वो 23 मिनट 15 सेकंड का। मानो एक हिस्ट्री का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में आपके मोबाइल फ़ोन पर एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया, आप सोचते हैं चलो उसको 2 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, 2 मिनट देख ही लेते हैं। जो देखने के बाद जब आप दोबारा किताब को उठाएंगे और रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो ट्रांसलेशन जो टाइम लगेगा 23 मिनट 15 सेकंड का होगा। मोबाइल एडिक्शन का जो इम्पैक्ट है हमें फैमिली लाइफ में भी देखने को मिलने लगता है। जैसे सब लोग खाना खाने एक अपने टेबल पर, तो जो मोबाइल एडिक्टेड वाला बच्चा होगा वो कहीं कोने में अकेले जाकर खाना खाएगा और वहीं पे बैठे रहेगा। उसको आइसोलेशन यानी उसे अकेले रहने की आदत होने लगेगी, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। उन्हें अगर कोई बात किसी को कह दी जाए तो उसको बार बार चिढ़ने लगेगा, एंजाइटी टाइप, और झगड़ा करने लगेगा हर चीज़ पे। और पेरेंट को लगेगा कि ये बच्चा जिद्दी हो गया है और उनमें जो बॉन्डिंग होगी बहुत ही गैप हो जाएंगी, बहुत ही कम होने लगेंगी। बच्चे ने भी वार्निंग दी है कि एक्सेसिव मोबाइल फोन का यूज सोशल आइसोलेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत ही बड़ा कारण बनता जा रहा है। दोस्तों जब इस मॉडर्न जमाने में एक डिजिटल बीमारी आई गई है तो हम इसको डिजिटली तरीके से खत्म भी करेंगे और इसका इलाज भी डिजिटली तरीके से करेंगे। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, लोहे लोहे को ही काटता है। इसलिए हम डिजिटल बीमारी को डिजिटल तरीके से ही भगाएंगे। जैसे हम करेंगे डिजिटल डिटॉक्स, यानी कुछ समय तक हम डिजिटल उपकरणों से दूर ही रहेंगे। जैसे एक हफ्ता में एक दिन मोबाइल ही फोन नहीं चलाएं, या किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ रही हो तो वो कुछ समय तक 1 घंटे के लिए दूरी बना ले, 2 घंटे की दूरी बना ले, जिससे उसके माइंड में भी बहुत ही गुड फीलिंग होगा। और जो दूसरा होता है डोपामाइन डिटॉक्स, यानी जो हमें इंस्टेंट खुशी देती हो उससे कुछ समय के लिए दूरी बना ले। दोस्तों इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारा फैमिली, क्योंकि मोबाइल जब हम खाना खाने बैठे तो मोबाइल को दूर कर दें, और हम ऑफलाइन हॉबीज भी कर सकते हैं, स्पोर्ट कर सकते हैं, और हम बुक्स रीड कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन भी अच्छा रहेगा, हमें गुड फीलिंग भी होगी। और मैं जेनजी भाव से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल रखें। जरा सोचो, क्या आपने कभी अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक किया है? कितना आता है? सोचो आप क्या करते होंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप अनयूजुअल वीडियो देखते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो ही ना देखें, देखो, पर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखो जिससे आप कुछ सीख सको। और मैं पेरेंट्स से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने छोटे छोटे बच्चे के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि वो ना समझ है, उनको नहीं पता कि मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट उनकी आंखों को कितना नुकसान पहुंचा रही है। आप उन्हें मोबाइल फ़ोन के सिवा कुछ और भी दे सकते हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें दे सकते हैं,
टॉयज़ दे सकते हैं, ताकि मोबाइल में इन्वॉल्व ना रहकर पुस्तकों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, टॉयज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। और आप जब उन्हें पढ़ाई करवाएँ, जब उन्हें घर पे पढ़ाएँ, तो उनके सामने मोबाइल फ़ोन का एक्टिविटी कतई ना करें, क्योंकि बच्चे देख कर ही सीखते हैं। आप जैसा उनके सामने एक्टिविटी करोगे, वो उसको उसी तरह ही एडॉप्ट कर लेंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो ज़रूर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।